हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने कार्नोट इंजन और हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था और आज के लेक्चर में हम फॉर आइडियल गैस कुछ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस कब होगा? जब हम अगर कोई भी सिस्टम से जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो बेसिकली स्लो रहना चाहिए। हीट एक्सचेंज इसमें क्या होगा? पॉसिबल होगा और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। स्पेसिफिक हीट इस केस में क्या होगी? इनफाइनाइट होगी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा एंड तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इसमें पीवी डायग्राम की बात करें तो पीवी डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ होगा और इसमें स्लोप आएगा बेसिकली वो नेगेटिव होगा। इसके बाद अगर चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो इस फॉर्मूला से हम चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ये हो जाएगी। अगर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी पूछेगा तो जस्ट इसका आपको इन्वर्स कर देना है, वही आपकी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद ग्राफ हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ लिखा गया है, तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से भी आप बहुत सारे फॉर्मूला और क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात हो रियल गैसेस की तो रियल गैसेस में क्या होगा? ये जीरो नहीं होगा। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो था वो बेसिकली जीरो नहीं होगा रियल गैस के केस में। इसके बाद एक पॉइंट्स और लिखा गया है कि फेज ट्रांजिशन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो अभी अगर हमारे पास 10 ग्राम ऑफ आइस, तो आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सी है और यही आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो रही है वाटर ऑफ 0 डिग्री सी, तो इस केस में क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये जो प्रोसेस होगा वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक के केस में क्या होता है? बेसिकली ये सडन होगा एंड ये फास्ट प्रोसेस रहता है। इसमें क्या होगा कि जो हीट का एक्सचेंज होगा वो बेसिकली जीरो होगा एंड एंट्रोपी भी यहाँ क्या होगा? जीरो रहेगा। ये सारे जो प्रोसेस हैं वो बेसिकली अभी आइडियल गैस के लिए डिस्कस किए जा रहे हैं। यहाँ स्पेसिफिक हीट जीरो हो जाएगा और डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ जो इक्वेशन आएगी इस प्रोसेस के लिए पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं और यहाँ जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी आएगी बेसिकली गामा टाइम्स पी आएगी और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारा ये फॉर्मूला हम बर्गडन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यही फार्मूला रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाता है। कभी कभी कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा और आप उस इक्वेशन की हेल्प से कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसके बाद गामा निकालने के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये N1 मोल ऑफ दिस गैस एंड N2 मोल ऑफ दिस गैस, कैलकुलेट द गामा ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये रहेगा, डाई के लिए ये रहेगा और ट्राई के लिए ये रहेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि गामा मोनो, डाया एंड ट्राई का आपको इस तरीके से एक रिलेशनशिप पूछ लिया जाएगा। बर्गडन का रिलेशनशिप मैंने लिख रखा है कि मोनो एटॉमिक के लिए जो बर्गडन होगा सबसे कम होगा, ट्राई एटॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे गामा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बर्गडन भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ ये है कि जो फोटोन गैस होती है उसके लिए जो हम अगर गैस इक्वेशन लिखना चाहें तो पी बी टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि फोटोन गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है तो ये आ जाता है। इसी से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो एफ इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और ये फार्मूला भी हम अप्लाई करते हैं।
अब कुछ चीज़ें जो एग्जाम में रेगुलर आती रहती हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी आई जाती हैं। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी E इज इक्वल्स टू माइनस बी डेल पी ओवर डेल वी, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आप ये अप्लाई करेंगे, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मिल जाएगी। वॉल्यूम एक्सपेंशन 1/b डेल वी ओवर डेल टी, इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी, इसका जस्ट इन्वर्स ले लेंगे तो आपको कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद दो और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं। पहला आता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ वी को कांस्टेंट करेंगे तो इस तरीके से इसका इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकालेंगे तो हमारा एन एफ आर डिवाइड बाई 2 डी टी, ये आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ वर्क डन, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू यहाँ जीरो हो जाएगा, मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ जो इलास्टिसिटी और हम कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो जाएगी, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। चेंज इन एंट्रोपी इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन एंट्रोपी ये निकल जाएगा, एंड हीट ये आ जाएगा, एंड ईपी जीरो आ जाएगा। ओके, अब अगले लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।